नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो जो पहली न्यूज़ बनी है वो लिखी हुई है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई बने चीन के जांग होंग। तो चीन के जांग होंग ने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए। जांग ने 24 मई 2021 को 3 उच्च ऊंचाई वाले गाइडों के साथ 8,849 मीटर ऊंचे हिमालयी साहसिक कार्य को पूरा किया। वे एक नेत्रहीन अमेरिकी पर्वतारोही एरिक वेहनमेयर से प्रेरित थे, जिन्होंने 2001 में एवरेस्ट फतह किया था। तो बात करें कि आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट आपका आता है, तो इसका जो साउथ वाला पार्ट है, जो दक्षिण वाला पार्ट है, वो आपका नेपाल में है। और जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है वो आपका तिब्बत में है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा। और तिब्बत में इसे चोमुलंगमा के नाम से जाना जाता है, चोमुलंगमा। माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो भी आपने याद रखनी, 8,848.86 मीटर। ये पूछा जा सकता है पेपर में। बात करें अगर नॉर्थ फेस की, जहाँ से आपका तिब्बत लगता है, तो वहाँ से देखेंगे तो ये आपका रूट है। ये बहुत ही ज़्यादा संकरा रूट है, बोलेंगे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। किनके द्वारा? पर्वतारोहियों के द्वारा। यहाँ से चढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है ना। पर दूसरा जो साइड है आपका, दूसरा साइड है आपका कौन सा? जो आपका नेपाल वाली साइड है, साउथ वाली, दक्षिण वाली, तो यहाँ से चढ़ना आसान है। तो यहाँ पे आपका कैंप बेस होता है। फिर ऊपर की तरफ चढ़ते चढ़ते आपको कुछ यहाँ पे चोटियाँ दिख रही होंगी। ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो माउंट एवरेस्ट है आपका। इसी के बगल में साउथ समिट देखने को मिलेगी, लाहौर से देखने को मिलेगा, और एक और है मुफ्त से। ये 4 चोटियाँ यहाँ पर जो आपने नोट करनी है। हाल फिलहाल में ये आपकी न्यूज़ में रही थी, क्योंकि भारत की एक महिला, 2 महिलाएं थी जो आई थिंक मपोत्से पे चढ़ी थी या लोहत्से पे चढ़ी थी, इन दोनों में से एक पे चढ़ी है। तो ये चारों चोटियाँ आप याद कर लेना माउंट एवरेस्ट की। अच्छा, बात करें कि 1953 की बात थी कि 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 2 व्यक्ति थे। वो थे सर एडमंड हिलरी, ये आपके न्यूजीलैंड से थे, और तेंजिंग नॉर्गे थे। इन दोनों का नाम याद करना, कई बार पूछा जाता है पेपर में, 1953 में। अच्छा, दूसरी न्यूज़ आती है कि 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा चीन। तो चीन ने जून 2021 में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना की घोषणा की है। देश ने 29 मई 2021 को मालवाहक अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है तेनजाओ 2, को आपूर्ति उपकरण और प्रणोदक के ले जाने के लिए लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन कोर मॉड्यूल तियाने के साथ सफलतापूर्वक पहुंचा था। 3 अंतरिक्ष यात्री अब लेवल 2 क्वारंटाइन में। अच्छा, मैं एक चीज़ बात करूंगा कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो रशिया भी कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको पता नहीं है तो। ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित आपका क्या एक हिसाब से बोल सकते हैं जहां पर आपके अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं, स्पेस स्टेशन है। तो रशिया अब क्या कर रहा है, यहाँ से विड्रॉ मारना चाह रहा है, और 2025 तक अपना क्या करना चाह रहा है, अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना चाह रहा है। इसी कड़ी में आगे आपका नाम आता है किसका? चाइना का। चाइना भी अपना ही एक विकसित करना चाहता है स्पेस स्टेशन, तियाने नाम से। कंफ्यूज मत होना, तियाने जो आपका नाम है ये उसका एक बोल सकते हैं आपका जो मार्स मिशन है उसका नाम भी है, जो सक्सेसफुल रहा है अभी। और जो तियाने ये नाम है, ये इसके बोल सकते हैं कि आपका स्पेस स्टेशन को भी सेटअप करेगा। तो बात करें, देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्लान फॉर द चाइना स्पेस स्टेशन 2021-22 का देख लेते हैं। तो लिखा हुआ 11 लॉन्च मिशन होंगे। 3 टाइप के आपके लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट्स इसमें यूज़ होंगे। लॉन्ग मार्च आपकी जो स्पेस एजेंसी है चाइना की, वो यूज़ करती लॉन्ग मार्च। जैसे हम यूज़ करते हैं आपका क्या, तो हम करते हैं यूज़ आपका मार्क 3, मार्क 2, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से होंगे, तो 3 टाइप्स ऑफ द लॉन्ग मार्च यूज़ किए जाएंगे। और तियाने कोर मॉड्यूल हो गया, और वेंटियन लैब कैप्सूल हो गया, और आपका मैंजिटिशियन आपका लैब कैप्सूल हो गया। ये चीज़ें छोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट जो फेज़ होगा वो होगा आपका लॉन्ग मार्च 7 यूज़ किया जाएगा, जो मीडियम लिफ्ट रॉकेट होगा। इसमें आपके 4 तियानजाओ कार्गो वेसल्स लॉन्च किए जाएंगे। अच्छा, फिर आपका लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट यूज़ किया जाएगा, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, या जिससे आप क्या कर सकते हैं, 4 सेंजाओ मेन्ड स्पेस शिप आप क्या करोगे, छोड़ोगे 4। और अगर बात करें आगे, तो हिस्ट्री ऑफ द चाइना इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन ये आप देख सकते हैं। और अभी तो उसने क्या किया है, रशिया के साथ भी इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया 2021 में।
और इस तरीके का ये कुछ बन के आएगा आपका। कौन सा स्पेस स्टेशन? किसका? चाइना का, जिसका नाम तियाने होगा। अच्छा, अगर बात करें इसकी तो ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में ये आपका इंस्टॉल्ड हुआ था, पर इसे लगाते लगाते काफ़ी टाइम लग गया था पूरे, यानी कि जितने भी इसके क्या हैं आपके कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, तो मैं बता देता हूँ कि लिखा हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। अभी बता दूंगा आगे, लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और आपका जियो अर्थ ऑर्बिट जो होता है या मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, उसके बारे में बता दूंगा। इट इज़ अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द 5 पार्टिसिपेंट स्पेस एजेंसी। तो नासा का था, रॉसकॉस्मोस रशिया का, जाक्सा जापान का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएसए कनाडा का था। तो ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है द ओनरशिप एंड द यूज ऑफ द स्पेस स्टेशन established by the intergovernmental treaties and agreement. The station serves as the microgravity and the space environment research laboratory in the which scientific and the research is conducted in the astrobiology, astronomy, meteorology, physics and the other field. The ISS is suited for the testing the spacecraft system and the equipment required for the possible future long duration mission to the moon and the Mars. तो 1998 20 नवंबर 1998 को इंस्टॉल्ड किया गया था, ये आपने याद रखना है। अच्छा, हाल फिलहाल में याद रखना है कि अब तक क्या होता था कि यूएसए भी किसका इस्तेमाल करता था? सोयूज MS-18 का यूज़ करता था स्पेस क्राफ्ट के रूप में। पर अब क्या है कि वहाँ की जो आपकी प्राइवेट फर्म है जिसका नाम है आपका क्या स्पेस एक्स, उसने क्रू 2 बना दिया है जो सक्सेसफुल रहा है। तो अब वो सोयूज की जगह सेल्फ डिपेंडेंट है, क्रू 2 को भेजेगा अपने यात्रियों को भेजने के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, आपके जो बोल सकते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स होती हैं, तो मैं बता, एक लियो होता है, लियो जो होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट होता है, और लियो लगभग आपका ये देखने को मिलता है 2000 किलोमीटर तक अप टू। उसके बाद आपका आता है मियो। तो मियो जो होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, ये 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक होता है, इसका जो एरिया होता है। और फिर होता है हियो, हाई अर्थ ऑर्बिट, ये आपका क्या होता है 20,000 से लेकर चलता है और 36,000 किलोमीटर तक होता है। तो जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लियो क्लास आपका लियो ऑर्बिट में, और वो लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है पृथ्वी से। चाइना की अगर बात करें तो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं बॉर्डर लगाने वाले दूसरे देशों से, 14 देशों से क्या लगाता है, बाउंड्री लगाता है, ठीक है ना, सीमा लगाता है। रशिया भी 14 से ही लगाता है। अगर कभी पूछा जाता है, रशिया और क्या बोलते हैं आपका चाइना, दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा देशों से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये थोड़ा आप याद रख लेना। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है, इस तरफ देखेंगे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे ताइवान है, ये आपका फिलीपींस हो गया, यहाँ पे साउथ कोरिया, आपका नॉर्थ कोरिया, ये आप देख लेना। यहाँ पर एक नदी, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना की रिवर है जिसका नाम है मैकोंग रिवर। तो ये कहाँ पे गिरती है? तो ये आपका जो आसियान की कंट्री से होते हुए साउथ चाइना सी में क्या कर देती है, अपना पानी गिरा देती है। तो ये आप याद कर सकते हैं। शी जिनपिंग यहाँ के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। अच्छा, दूसरी न्यूज़ बनी हुई है कि यूएन ने राजदूत पद से हटाया किसको, रणदीप हुड्डा को। तो अभिनेता रणदीप हुड्डा को वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS संधि, जिसे बोलते हैं आपका कौन सा, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल CMS संबंधी संधि के राजदूत पद से हटा दिया है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है। यह कदम एक पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद आया था जिसमें अभिनेता को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का मजाक बनाते हुए देखा गया था, जिसे कई लोगों ने जातिवादी और सेक्सिस्ट कहा था। तो CMS की अगर बात करें तो फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, और ये टाइप है मल्टीलेटरल है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता है। साइंड हुआ था आपका 6 नवंबर 1979 को। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको बॉन में, वेस्ट जर्मनी में। इफेक्टिव हुआ था 1 नवंबर 1983 को, और रेटिफिकेशन 15 देशों से इसे मिला हुआ है। इसकी पार्टी लगभग 130 देश और यूरोपियन यूनियन भी इसका क्या पार्ट है। बात करें अगर COP 13 की, CMS की कॉन्वेंशन, इसे बोलते हैं COP को बोलते हैं आपका कौन सा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बोला जाता है। अब ये कॉन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड था। तो ये भारत में हुआ था 2019 में। ये कहाँ हुआ था आपका, गांधीनगर गुजरात में। 17 से 22 सॉरी ये 2020 में हुआ था, 17 से 22 फरवरी 2020 में गांधीनगर। तो ये आप याद कर सकते हैं। इसका जो आपका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका क्या था आपका मैस्कॉट था। वहीं अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में 2019 में क्या हुआ था, COP 13 हुई थी UNCCD की। तो ये आपका कॉम्बैट, ये था आपका कॉन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से, मरुस्थलीकरण से। तो ये आप याद कर लेना, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन पेपरों में पूछे जाने के चांसेस के हाई हैं। और एक तो मैंने आपको बताया कि COP 26 किसकी, तो वह है UNFCCC की। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका जो कॉन्वेंशन था, कॉन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसकी कहाँ होनी है? इसकी ग्लासगो में होनी है, यूनाइटेड किंगडम। COP25 कहाँ हुई थी? तो वो मैंने बताया था, वो हुई थी आपकी मैड्रिड में, जर्मनी में। COP21 पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, पेरिस में, क्योंकि इसी में क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अच्छा, बात करते हैं आगे। तो अमेरिकी सीनेट जो आपकी क्रिस्टीन है ने सेना के सचिव के रूप में क्रिस्टीन वर्मुथ की पुष्टि की है, तो वह इस भूमिका को निभाने वाली पहली महिला बनी है। तो पहली है, तो याद कर लेना इनका नाम। जो क्रिस्टीन वर्मुथ है, ओबामा प्रशासन के दौरान रक्षा विभाग में काम किया था और हाल ही में RAND कॉर्पोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति केंद्र का निर्देशन किया है। वह बाइडेन की पेंटागन ट्रांजिशन टीम की 6 ज़्यादातर महिला सदस्यों में से एक हैं। अच्छा, देखा जाए तो वहाँ पे यूएस मिलिट्री की बात करें तो उनकी एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, मरीन क्रॉप्स है और एक कोस्ट गार्ड है। और छठवां वो बना रहे थे अपना कौन सा, स्पेस के लिए स्पेस फोर्स बना रहे थे, छठवीं होती है ये न्यूज़ में आई थी 2019 में शायद से। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरफ देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है, इस तरफ देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो आपका ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, और सबसे ज़्यादा जो आपका खारा है सभी ओशन में से वो कौन सा है, अटलांटिक ओशन ही आपका। नीचे की तरफ आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा। इनकी कैपिटल वाशिंगटन DC यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको बिल्कुल ईस्ट की तरफ। और यहाँ पे आपकी क्या है, 5 ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर आपकी कौन सी ह्यूरॉन है, फिर एरी है, और फिर कौन सी ऑन्टारियो। और यहीं से आपका क्या है, सेंट लॉरेंस आपकी क्या बनती है, नदी निकल जाती है बाहर, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। रॉकी माउंटेन्स दुनिया के दूसरे सबसे बोल सकते हैं बड़े माउंटेन्स हैं, रेंज में देखा जाएगा। सबसे आपका जो है वो आपका कौन सा है रॉकी से बड़ा, तो वो आपका कौन सा, एंडीज़ है, जो आपका क्या है, साउथ अमेरिका में। रॉकी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, लंबाई के मामले में। तो मैं बता देता हूँ, लंबाई के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो एंडीज़ है, जो आपका साउथ अमेरिका में। उसके बाद कौन सा है, आपका रॉकी है, और फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है, हिमालय। पर अगर ऊंचाई की बात करेगा ना, ये मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ, गलती से हिमालय मत लिख देना। अगर ऊंचाई की बात करेगा तब हिमालय है, पर अगर लंबाई की बात करेगा, रेंज की बात करेगा, तब एंडीज़ है, साउथ अमेरिका। अपलेशियन माउंटेन्स भी कहाँ पे आपके, इधर ही है, ईस्ट की तरफ सेटल है। आपके याद रखना, 5 ग्रेट लेक्स के बारे में बता दिया था आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका रिलेटेड, एक फर्म है आपकी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित हॉल थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह 50 से 500 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह के लिए अत्यधिक कुशल विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। यह 2021 के अंत तक व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। थ्रस्टर स्पेस टैक्सी के लिए भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे बेलाट्रिक्स विकसित कर रहा है। तो देख लेते हैं भाई, ये आपका है, इस तरीके का आपका थ्रस्टर लगा होगा। थ्रस्टर मैं बता देता हूँ, थ्रस्टर ये होते हैं आपके इस तरीके का होता है थ्रस्टर, ये जो आपका रॉकेट को आगे भेजने के काम में आता है। थ्रस्टर पीछे की तरफ लगे होते हैं, ये आपके थ्रस्टर्स। तो मैं बता देता हूँ, अब लिखा हुआ है ये किस तरह की, किस बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लिखा द एसेंशियल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हॉल थ्रस्टर इज दैट इट यूजेज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को यूज करता है टू एक्सेलरेट द आयंस। इसके अंदर जो आयंस होते हैं उन्हें एक्सेलरेट करता है। इन अ हॉल थ्रस्टर द अट्रैक्टिव नेगेटिव चार्ज इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा। और इसमें जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके थ्रू आपका प्रोवाइड होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा के थ्रू होता है एट द ओपन एंड ऑफ द थ्रस्टर इंस्टेड ऑफ द ग्रिड। तो इसमें ग्रिड का इस्तेमाल ना करके आपका किसका करते हैं, यूज़ इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है थ्रस्ट पैदा करने के लिए। ये आपका लिंक है, अगर आपको देखना है इससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो ये आपका लिंक है, इसमें आप देख सकते हैं। वैसे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, अगर देखा जाएगा स्ट्रक्चर सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो एक होता है आपका नोजकॉन जिसमें पेलोड सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम आ जाता है, और दूसरा होता है प्रोपल्सन सिस्टम जिसमें फ्यूल, फ्रेम, ऑक्सीडाइजर्स, पंप्स, नोजल और फिन आ जाता है। यहाँ पे आपका थ्रस्टर लगा होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। लिखा हुआ है कि अमेरिका भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। थोड़ा दिन पहले मैंने आपको बताया था, शायद से मैंने EPFO की क्लास में लिया था, कि पहले नंबर पे सिंगापुर है और दूसरे नंबर पे आपका कौन है, मॉरिशस है, और तीसरे पे आपका नीदरलैंड था, चौथे पे था US। तो अब न्यूज़ आ रही है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरिशस को $13.82 बिलियन की आमद के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है। सिंगापुर लगातार तीसरे वित्तीय वर्ष में $17.41 अरब के साथ देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बना हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने मॉरिशस से $5.64 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
आकर्षित किया था। तो मैं समझा देता हूँ इसको कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, विदेशी जो आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट होती है, वो दो तरीके से भारत में आती है, किसी देश में आती है। एक होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जैसे बोलता है, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी का दूसरा नाम होता है एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा होगा, देखो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो ये लिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो मैं पहले समझा देता हूँ एफपीआई और एफआईआई में कोई अंतर नहीं, सेम चीज़ें लिखा हुआ है, और फिर मैं एफडीआई को समझा देता हूँ। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एफपीआई एंड द एफआईआई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आर अ सिंगल इन्वेस्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट ब्रिंग इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफआईआई जो है ना वो एफपीआई का पार्ट है, हैंस दे आर वन इन द सेम, दे इन्वॉल्व द इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स लाइक द बॉन्ड्स एंड द स्टॉक ऑफ द अनदर कंट्री। तो अब मैं समझा देता हूँ। एफडीआई और एफआईआई की बात करेंगे तो एफडीआई की बात करें तो एफडीआई व्हेन द फॉरेन कंपनी ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द कंट्री, जब क्या होता है पैसा लेके आती है किसमें, किसी कंट्री में, और एन इकोनॉमी टू सेट अप द प्रोडक्शन और द सम अदर फैसिलिटी, एफडीआई गिव्स द फॉरेन कंपनी सम कंट्रोल इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो जैसे मान लीजिए कि बाहर से सैमसंग आई, साउथ कोरिया की कंपनी है, भारत में आई और उसने अपना क्या किया, यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया, तो वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, एफडीआई। वहीं अगर बात करें एफआईआई की तो लिखा हुआ है एफआई इज व्हेन अ फॉरेन कंपनी बाइज इक्विटी इन द कंपनी, जब क्या करते हैं इक्विटी खरीदे जाते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। देयरफॉर इन दिस केस एफआई वुड नॉट गिव द फॉरेन कंपनी एनी कंट्रोल इन द कंपनी। अब ये याद रखना कि सिर्फ इक्विटी यानी कि शेयर खरीदे जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट मतलब भारत में आके नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है बाहर की, रिबॉक मान लीजिए, तो रिबॉक क्या कर रही है, सीधा परचेस, यानी कि आप क्या कर रहे हैं अमेजोन से परचेस कर रहे हैं, और आपके जूते कहाँ से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, मान लो कि यूनाइटेड किंगडम से आ रहे हैं, तो वो एक हिसाब का भारत को फ़ायदा नहीं दे रहा। भारतीय सरकार को तो फ़ायदा मिल जाएगा, उस पर क्या मिल जाएगी, ड्यूटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, टैक्स वगैरह मिल जाएगा, पर वो सीधे तौर पर भारत में क्या नहीं कर रहा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा। तो एफआईआई इतना बेहतर नहीं समझा जाता, और ये बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लेता है। अगर किसी देश की इकॉनमी ड्रिफ्ट मारती है, डाउनफॉल में आती है, तो एफआईआई बहुत तेज़ी से क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, बेच के निकल सकते हैं। अच्छा आगे लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है एफडीआई इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड ऑल्सो द टू मीडियम ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर होता है इनका। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है किसमें, एफडीआई में। और अगर बात करें एफआईआई का तो शॉर्ट टर्म होता है, इन्वेस्टमेंट मोस्टली इन द फाइनेंशियल मार्केट में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एफआईआई। अच्छा तीसरी बात करें, इट इनेबल अ डिग्री ऑफ द कंट्रोल इन द कंपनी, और इसका क्या होता है, सीधे तौर पे कंपनी में क्या होता है, कंट्रोल होता है, जबकि इसका कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ऑब्टेनिंग अ डिग्री ऑफ द कंट्रोल इन द कंपनी। चौथी बात लिखी हुई एफडीआई ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये किसको लाता है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल को लाता है, बहुत बड़े निवेश को लाता है, जबकि ये किसको लाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल को लाता है। तो उस हिसाब से देखें तो किसी भी देश के लिए दोनों ही खराब नहीं होते, बेहतर बस कौन सा होता है, ज़्यादा आपका एफडीआई होता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो दोनों तरीके से आ रही है। अच्छा अगर देखें एनी इन्वेस्टमेंट अबव द 10% ट्रीटेड एज द एफडीआई, ये आप याद कर लेना कि 10% से ऊपर अगर आपका क्या इन्वेस्टमेंट है किसी फर्म में, तो वो एफडीआई में इंक्लूड हो जाता है, और अगर 10% या 10% से कम है तो वो आपका किस में आ जाता है, एफआईआई में आ जाता है। अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो एफडीआई ज़्यादा आपका स्टेबल होता है किसी भी देश की इकॉनमी के लिए, वहीं अगर एफआईआई की बात करें तो लेस स्टेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओनली टारगेट स्पेसिफिक इंटरप्राइजेस, ये केवल कुछ ही स्पेसिफिक इंटरप्राइजेस को क्या करता है, टारगेट करता है, जबकि इसकी जो होती है वो जनरल होती है, रीच। वहीं बात करें तो डिफिकल्ट एंट्री एंड द एग्जिट, एफडीआई जो होता है उसका भारत में आना और एग्जिट करना टफ होता है, इसलिए तो क्या था, अगर मार्केट अगर मान लो कि आपकी श्रिंक भी कर जाती है तो एग्जिट करना टफ होता है किसी भी कंपनी का। वहीं अगर मैं बात करूँ एफआईआई का, तो वो एंट्री भी ईजी कर लेता है और एग्जिट भी ईजिली कर देता है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज की, तो ये प्राइमरी मार्केट में करता है, और इसका जो होता है आपका ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। और 10वां देखें तो क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसका देखें गिव द इम्पिटस टू द इक्विटी मार्केट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने बता दिया, यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो याद रखना, देखो एफडीआई जो होता है उसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, एफडीआई का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, और जैसे यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ है अ फॉरेन कंपनी ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द कंट्री टू सेट अप प्रोडक्शन, तो ये एफडीआई है। अ फॉरेन कंपनी बाइज द इक्विटी इन अ कंपनी थ्रू द स्टॉक मार्केट, आपका एफआईआई है। जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए, उसका शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें इकॉनमी आपकी इंक्रीज होती है, उसमें चेंज कोई नहीं पड़ता, इकॉनमी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपका क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को नहीं मिलता आपका एफआईआई में। एफडीआई का जो होता है फ़ायदा, वो जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, मतलब जीडीपी इंक्रीज हो जाती है। वहीं एफआईआई की बात करें तो उसमें कोई जीडीपी में फ़र्क नहीं आता। बात करें इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज और सब्सिडायरीज में आपका एफडीआई देखने को मिलता है, जबकि ये किस में लगाता है, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी मार्केट,
जबकि इन्वेस्टमेंट इसका कैसा होता है, सेकेंडरी तौर पे होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन किस तरीके का है। अगर भारत का मार्केट ऊपर जा रहा है तो FII जो इनफ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। FDI जो होता है इसका मोटिव होता है कंट्रोल लेना, जबकि FII का कंट्रोल होता है प्रॉफिट बनाना। तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि भारत से कितना पैसा बाहर गया और बाहर से कितना पैसा अंदर आया, जो भी आपका देखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू देखा जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आती है, करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। तो एक्चुअल में जो FDI और FII आता है ना, इन्वेस्टमेंट में आता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अगर कभी पूछा जाएगा तो किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का है। ये UPSC में पूछा गया था। लोन हो गया आपका, गवर्नमेंट हो गया, या आपका ECBs हो गई, या बैंक अकाउंट्स हो गए NRIs के, तो ये सारा कैपिटल अकाउंट में आता है। करंट अकाउंट में आपका विजिबल इनविजिबल दो तरीके के होता है। विजिबल में क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड, ये वगैरह आ जाता है। वही इनविजिबल में देखें तो सर्विसेज आ जाती है, इनकम्स आ जाती है, ट्रांसफर आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है कि विप्रो ने एनसोनो में अपनी हिस्सेदारी 76.24 मिलियन डॉलर में बेची। तो लिखा IT प्रमुख विप्रो एनसोनो होल्डिंग्स LLC में अपनी पूरी हिस्सेदारी 76.24 मिलियन डॉलर में बेचेगी। बिक्री के बाद विप्रो की एनसोनो होल्डिंग LLC में कोई हिस्सेदारी नहीं है। मार्च 2018 में विप्रो और एनसोनो ने विप्रो के नए और मौजूद उद्यम ग्राहकों के हाइब्रिड IT आवश्यकताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करें अगर विप्रो की, तो विप्रो की फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, और ये फाउंड हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। इसके जो फाउंडर थे वो मोहम्मद प्रेमजी थे। हेडक्वार्टर इसका जो देखने को मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर इसके चेयरमैन है तो अभी वो रिसत प्रेमजी हैं। CEO आपके थैरी डेलापोर्टे, तो ये आप याद कर सकते हैं। और सर्विसेज किस किस में, तो IT सर्विसेज है, कंसल्टिंग करती है, आउटसोर्सिंग है, मैनेजिंग करती है सर्विसेज को, और प्रोडक्ट बनाती है पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, लाइटिंग के और फर्नीचर्स के। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, विक्रमजीत सैन को IBF का अध्यक्ष चुना गया है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, जिसे बोलते हैं DMCRC, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं आपका डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, के लिए 6 अन्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सदस्यों के साथ न्यायमूर्ति विक्रमजीत सैन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। DMCRC वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए स्वनियामक निकाय है। ये याद रखना, वीडियो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है वो किसके अंतर्गत आता है, DMCRC के अंतर्गत आता है। आगे लिखा हुआ IBF का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF कर दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ है। लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत ने बीमा प्रदान किया। तो महाराष्ट्र अंजनवाड़ा ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ग्राम पंचायत ने कोरोना टेस्ट कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी से बीमा कराने का निर्णय लिया है। यह योजना जिला कलेक्टर रुचेश जयवंशी द्वारा शुरू की गई है और इसे ग्रामीणों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है। तो ये आपका महाराष्ट्र जो बॉर्डर लगाता है वो लगाता है आपके राज्यों से, गुजरात से, नीचे गोवा से, बगल में कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। वहीं अगर बात करेंगे तो यहीं पर आपको दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश जो अब एक हो गए 26 जनवरी 2020 से, तो ये देखने को मिलेंगे, जिनके आपके कौन है, प्रफुल्ल R पटेल है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ के गवर्नर कौन है आपके, भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के, ठीक है ना। तो ये आप याद करना। और उद्धव ठाकरे यहाँ के कौन है, आपके मुख्यमंत्री हैं। बात करें तो कुछ डिविजन्स में बांटा गया। रेड कलर में जो दिख रहा है उसे कोंकण रीजन बोला जाता है। आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है उसे पुणे रीजन बोला जाता है। ग्रीन कलर में जो दिख रहा है उसे नागपुर रीजन बोला जाता है। आपको जो बोल सकते हैं वायलेट कलर में दिख रहा है उसे नासिक, और जो आपका ऑरेंज कलर में दिख रहा है उसे आपका औरंगाबाद रीजन बोला जाता है। जबकि आपका जो येलो में वो अमरावती रीजन कहा जाता है। बात करें कुछ यहाँ पर आपकी क्या है, बर्ड सेंचुरीज और सेंचुरीज हैं। तो जैसा आपका करनाला बर्ड सेंचुरी हो गई, ठीक है ना, भीमशंकर हो गया, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, मयानी बर्ड सेंचुरी हो गई, सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तड़ोबा नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है ना, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि छत्तीसगढ़ 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सहायता संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क निदेशालय कोविड प्रभावित पत्रकारों के परिजनों या परिवारों की जानकारी जुटा रहा है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगा था आपका उड़ीसा के साथ।
आपका थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के साथ इधर से देखेंगे तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से ये सीमा लगाता है। एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको नेशनल पार्क जो देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है आपको इंद्रावती नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, और एक और था, कहाँ गया, हाँ कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क है जो यहाँ पे, बाकी आपको क्या देखने को मिलेंगे, कई सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी, तो ये आप याद कर सकते हैं। और कब बना था, तो ये 3 राज्य बने थे 2000 में, तो उसमें छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था और झारखंड था, 2000 में बने थे आपके। अच्छा, फिर न्यूज़ आती है आपकी कहाँ से, तो ये आती न्यूज़ आपकी अहिल्याबाई होलकर से। तो लिखा हुआ 31 मई 2021 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी, वर्तमान अहमदनगर गांव में हुआ था। उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। वर्ष 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासक वो बनी थी। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक शासन किया था और एक ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीज द्वारा उन्हें द फिलोसफर क्वीन की उपाधि दी गई थी। ये पूछे जाने के चांसेस अब बढ़ गए कि कौन वो व्यक्ति था जिसने फिलोसफर क्वीन कहा था, किसको, अहिल्याबाई होलकर को। तो जॉन कीज है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अगर अहिल्याबाई होलकर की बात करूं तो इनके हस्बैंड थे खांडेराव होलकर, जो बैटल हुई थी कुम्हेर की 1754 में, उसमें मारे गए थे। और उसके 12 साल बाद जो इनके ससुर थे, फादर इन लॉ थे मल्हार राव होलकर, वो भी मर गए थे। तो उसके बाद क्या था कि अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने खुद बागडोर संभाली और सेनापति बनाया तुकाजी या टुकोजी राव होलकर को। बात करें अहिल्याबाई जो थी, वो ग्रेट पायनियर मानी जाती है, बिल्डर मानी जाती है कि हिंदू टेम्पलों को इन्होंने बहुत बनाया था। खासकर जो आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल था 1780 में, उसे क्या किया था, रिबिल्ड किया था, जो आपका वाराणसी में स्थित है। और किसको डेडिकेटेड है, शिवा को, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अब आप जानते हैं कि इन्हीं का समकालीन कौन था, आपका था ये औरंगजेब। कौन था आपका, औरंगजेब। ये थोड़ा दिमाग में रखना, समकालीन औरंगजेब तो नहीं था। औरंगजेब थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा पहले का था, पर औरंगजेब ने वहाँ पे क्या बनाई थी, ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। किसकी जगह, आपका काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह। तो ये याद रखना, उसे तोड़कर। अच्छा, इनके नाम पे क्या है, पूछा जाता है कि इंदौर एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया। इंदौर मध्य प्रदेश है, जबकि जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है, दिया चितले ने WTT यूथ स्टार में जीता पदक। तो भारतीय खिलाड़ी दिया चितले और स्वास्तिका घोष ने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में पदक पक्का किया है। 2021 विश्व टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में एकल में नॉकआउट चरण में भी जगह बना दी है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम है जहां भारत के TT खिलाड़ी कोविड-19 महामारी के बाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों ने सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही कम से कम कांस्य पदक क्या कर दिया है, अपना पक्का कर दिया है। अगर ITTF की बात करूं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करूं, तो ये बना था आपका 1926 में और इसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। 226 इसके मेंबर एसोसिएशन है और इसके प्रेसिडेंट आपके थॉमस वेकर्ट। भारत में अगर बात करें तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये भी 1926 में फॉर्म्ड हुआ था और इसके जो आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ये न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट अभी दुष्यंत चौटाला। तो ये याद रख लेना, दुष्यंत चौटाला आपके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है। आगे बात करते तो पूजा रानी ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। तो दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गत चैंपियन पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। MC मैरी कॉम, लालबुत शाही और अनुपमा ने भी रजत पदक जीता है। पूजा ने उज्बेकिस्तान की मौलोनोवा को 5-0 से हराया और मौजूदा स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। उसने 2019 में पिछले संस्करण में भी स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वह 81 किलोग्राम वर्ग में था। बात करेंगे तो बॉक्सिंग से रिलेटेड आपकी एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, जो 1983 में आपकी फॉर्म्ड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू जर्सी US में देखने को मिलेगा और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी आपके, वो कौन है, डैरिल पीपल्स। ये याद कर लेना। नेक्स्ट न्यूज आती है ग्रैमी से रिलेटेड है। तो लिखा हुआ है ग्रैमी विजेता गायक BJ थॉम्सन का निधन हो गया। 5 बार के ग्रैमी विजेता गायक BJ थॉमस का मई 2021 में निधन हो गया था। पॉप स्टार को क्लासिक रेन ड्रॉप कीप फॉलिन ऑन माई हेड गाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर भी जीता था। रेन ड्रॉप कीप फॉलिन ने उन्हें 2014 में द ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी दिलाया था। थॉमस ने आत्मकथा होम वेयर आई बिलोंग सहित 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर ग्रैमी अवार्ड्स की बात करूं तो ग्रैमी अवार्ड्स आपका पहली बार जो दिया गया था वो 4 मई 1959 को दिया गया था और इस बार जो था वो आपका 63वां दिया गया 2021 में। ग्रैमी अवार्ड्स उसी तरीके से मान लीजिए जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं,
वैसे ही आपका किन के लिए, म्यूजिक के लिए आपका ग्रैमी अवार्ड्स होता है, तो ये आपने याद रखना है। इस बार जो आपका बेस्ट एल्बम था वो टेलर स्विफ्ट के फॉल्क लॉर को मिला है। रेन ऑन मी के लिए पॉप डियो जो आपका है एरियाना ग्रांडे, ये आप याद कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लग रहा है वो ये है, ब्राउन स्किन गर्ल के लिए बियॉन्से को मिला है, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है बियॉन्से का नाम, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये पहली ऐसी महिला बनी है जिनको 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, एलिसन क्रॉस का। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, बियॉन्से का नाम याद रखना। और इनकी बोल सकते हैं इनके आप एल्बम भी याद रखना, ब्राउन स्किन गर्ल, जो इन्होंने अपनी बेटी के साथ बनाई है। बात करें नेक्स्ट न्यूज़ है, अब ECLGS के अंतर्गत होगा नागरिक उड्डयन। तो लिखा हुआ है केंद्र ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को योजना के दायरे में लाने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसे बोलते हैं ECLGS, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में संशोधन किया है। 30 मई 2021 को घोषित ECLGS 4.0 के अनुसार ECLGS 3.0 के तहत पात्रता के लिए बकाया 500 करोड़ रुपए के ऋण की वर्तमान सीमा को हटा दिया गया। यह कदम और अधिक छोटे व्यवसायों को इसके दायरे में लाएगा। बात करें अगर आपका एविएशन, सिविल एविएशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल बेस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोसॉक है, और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। और अगर मैं बोलूं तो ये फाउंडेड हुआ था 4 अप्रैल 1947 को। वहीं भारत में अगर बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, जिसके मिनिस्टर आपके कौन, हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, एक यहाँ पे देखो, एक लिखा हुआ है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन इन द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म द अंडर द एयरक्राफ्ट बिल 2020 लेकर आए। वो ये लेके क्यों आए कि जो आपका एक्सीडेंट होता है ना, आपके एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं या इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं, इसके लिए लाया गया था कि जो उसमें आपका क्या मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो पहले कम था। और उसके लिए विरोध किया था किसने, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कड़ी निंदा की थी किसकी, आपके भारत के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की। तो ये बिल लाया गया था। हुआ क्या था कि कोझीकोडे में आपका टेबल टॉप रनवे होते हैं। टेबल टॉप रनवे में बता दूं, बहुत ही छोटा सा आपका रनवे होता है, ये पहाड़ों पर स्थित होते हैं, तो काफ़ी कम समय मिलता है आपके किनको, प्लेन्स को उतरने के लिए। कम जगह मिल पाती है, उतनी जगह नहीं मिल पाती जितना होनी चाहिए। और इसको मैं दिखा दूंगा अभी। तो हुआ क्या था कि आपका क्रैश डाउन कर गया था, 2 फाड़ हो गए थे किसके, उस एयर इंडिया के आपके एयरप्लेन के। तो उसमें जो कॉम्पेंसेशन वगैरह की बात हुई थी, इसी के लिए आपका 2020 का एक्ट लाया गया था। तो ये आप याद करना, भारत में 5 टेबल टॉप रनवे, एक मैंगलोर कर्नाटक में, कोझिकोड केरला में, लैंगपुई आपका मिजोरम में, शिमला में, कुल्लू में हिमाचल प्रदेश, शिमला, ठीक है ना, और पक्योंग आपका सिक्किम में। इस तरीके का आपका टेबल टॉप देखने को मिलता है। तो रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा। तो नॉर्मल जो लेंथ होनी चाहिए किसी भी, बोल सकते हैं आपका जो एयर रूट जो आपका क्या होता है, बोल सकते हैं जो रनवे होता है, उसकी जो लंबाई होनी चाहिए लगभग आपका 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। पर जो आपके टेबल टॉप होते हैं, इनकी लंबाई जो होती है एवरेज के हिसाब से 6 से 7 के आसपास होती है, 6 से 7 या 8 के आसपास होती है। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लेन जब उतरता है तो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, पर आगे क्या होता है, खाई टाइप की होती है, ये होता है क्योंकि पहाड़ है ना, पहाड़ में आपका काट कर बनाया जाता है इसे। तो पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो ब्रेक अगर नहीं लगे तो नीचे क्रैश डाउन भी हो सकता है, या इतना ज़्यादा प्रेशर वो जनरेट कर देगा कि अपने आप को ही 2 फाड़ में बांट देगा। तो ये होता है आपके रनवे, टेबल टॉप रनवे। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया गया 31 मई को। तो लिखा हुआ विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की विषय वस्तु थीम जो थी वो थी कमिट टू क्विट, कि छोड़ना, कमिट टू क्विट, ठीक है ना, कि हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव WHA 42.19 पारित किया था, जिसमें हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की क्या होती है, मौत होती है। WHO की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बना था। 7 अप्रैल को आपका हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। बात करें हेडक्वार्टर की तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके हेड है अभी टेड्रोस एधनॉम, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी इकोसॉक, UN इकोसॉक, ठीक है ना, जो आपकी किसकी, सिविल एविएशन की भी है। बात अब बिहार की हो रही है। तो बिहार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना बना रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2021 को कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है। जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई है, उन्हें बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु के लिए तक 1500 प्रति माह दिया जाएगा।
अनाथ लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जाएगा। बात करें बिहार की, तो इसकी बॉर्डर लगती है आपके उत्तर प्रदेश और झारखंड से, और इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है नेपाल से। यहाँ सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो लिखा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार को 4 करोड़ मूल्य के 34 वेंटिलेटर दान किए। मुंबई नगर निगम और पुणे नगर निगम को क्रमशः 1.5 करोड़ तथा 1 करोड़ मूल्य के वेंटिलेटर वितरित किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने केवीएन फाउंडेशन और पोर्टिया के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से 5000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत को पहुंचाए। अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना, लिखा हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो भारत की कंपनी नहीं है, पर भारत में 1933 में ये फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा, मुंबई इंडिया में, और इसके जो आपके सीईओ है संजीव मेहता है। प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने गारंटीड है, आपके घर में भी होगा, फूड्स वगैरह हो गया, क्लीनिंग एजेंट्स हो गया, आपके पर्सनल केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, वाटर प्यूरीफायर ही बनाते हैं। यूनिलीवर जो आपकी कंपनी है वो कहाँ की, आपकी यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की, तो ये आप याद रखना। जहाँ जहाँ जिस देश में जाते हैं वहाँ उस देश से ये नाम रख लेते हैं, जैसे भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर हो गया, इस तरीके का आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से, तो लिखा हुआ है सरकार ने एमएसएमई के लिए, जैसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपातकालीन ऋण योजना का विस्तार किया है। तो सरकार ने 30 मई 2021 को अपनी 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जैसे बोलते हैं आपका क्या, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के 3 महीने के विस्तार की घोषणा की है। आगे लिखा हुआ है इसका विस्तार 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक या 3 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक कर दिया गया है। इसमें अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ तक के ऋण के लिए 100% गारंटी कवर भी की भी घोषणा की गई है। अच्छा, अगर एमएसएमई की बात करूंगा तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये भी आपने याद रखना है कि पहले क्या था, क्राइटेरिया होता था कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरप्राइजेज होता है या सर्विस जो होता था अलग अलग होता था। तो माइक्रो जो यूनिट्स होती थी उनके लिए इन्वेस्टमेंट जो था वो 25 लाख से कम था और सर्विसेज में 10 लाख से कम था। स्मॉल में ये 5 करोड़ से कम था इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सर्विसेज में 2 करोड़ से कम था। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग में, और इन्वेस्टमेंट जो होनी थी सर्विस में वो 5 करोड़ से कम होनी चाहिए थी। तो इसे रिवाइज किया गया, तो अब इन दोनों को साथ में लाया गया। तो ये साथ में लाने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से रख दिया गया। तो माइक्रो के लिए 1 करोड़ रख दिया गया, 1 करोड़ से कम अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो में आएगा, और टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो किस में आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा। वही बात करेंगे स्मॉल की, तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मीडियम में आपका 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर आपका 100 करोड़। मैंने इसे इस तरीके से याद किया, 1 5 10 50 20 100, ठीक है ना। कैसे, अब बोलोगे कैसे याद करना है, देखो माइक्रो स्मॉल और मीडियम याद कर लो, करोड़ तो याद कर लोगे, देखो एक को याद कर लो, देखो 1 पंजे 5, 10 पंजे 50 और 20 पंजे 100, मैंने ऐसे याद करेगा 5 गुना, ठीक है ना। 1 10 20 को याद कर लो, 5 50 100 भी याद हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है और लास्ट न्यूज़ है, अरुणा चौधरी ने लॉन्च किया उड़ान योजना। तो इस उड़ान को आप जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, उससे कंफ्यूज मत कर देना, वो आपका सिविल एविएशन से रिलेटेड है, नागरिक उड्डयन से। यह आपका सेंट्रीपेड से रिलेटेड है। तो लिखा हुआ पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने 28 मई 2021 को पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को और लड़कियों को हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। तो एक टॉपिक मैं इससे रिलेटेड लाया हूँ आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये नेचुरल साइकिल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ब्लड का और सेलुलर डेब्रिस का, जो फीमेल वजीना होती है आपकी। अब ये कब से कब तक चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है महिलाओं में और ये मेनोपॉज कंडीशन तक चलती है। और किस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बंद होता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है प्रेगनेंसी के लिए भी क्या होता है आपका, जिम्मेदार होता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे यूट्रस वगैरह बोलते हैं। यहाँ पे आपका ओवरीज है, ये आपका ओवरीज है, ये जो लगे हुए ये फिम्ब्रेज हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे सर्वाइक्स होता है और ये आगे की तरफ वजीना होती है, ठीक है ना। यहीं पे आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी।
बात करें तो अगर फीमेल्स में बात करें तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो 10 से 15 साल के आसपास क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट होने की कंडीशन को मेनार्के कहा जाता है। वहीं जब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी क्या होती है, एंड हो जाती है, जो आपका लगभग 45 से 55 साल के बीच में देखने को मिलता है, तो ये मेनोपॉज कंडीशन होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है महिलाओं में 28 दिन का चलता है, कुछ कुछ कंडीशन में 20 से 40 दिन का भी देखा जा सकता है महिलाओं में। बात करें ये आपका रिलीज कैसे होता है, हार्मोन रिलीज किस तरीके से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है हमारे सर में, तो उसी के नीचे आपका क्या लगा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो उसमें दो होती है, एक होता है आपका, एक पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होता है एंटीरियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसे बोलते हैं GnRH हार्मोन, जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट मोड पे लाता है और FSH और LH नाम के दो हार्मोन निकालता है, जिसमें एक फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन है और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है आपका। ये मेल में भी होता है, जिसमें मेल में किसका प्रोडक्शन कर लेता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का करता है। पर फीमेल में ये ओवरी की तरफ दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका एक का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये सेक्स से रिलेटेड भी होते हैं आपके, महिलाओं में सेक्स से रिलेटेड भी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी है, ठीक है ना, ये आप याद कर सकते हैं। तो यूट्रस की तरफ ये आपका आता है। बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो 4 फेजेज में इसे देखा जाता है। तो जो पहला फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से 5 दिन का होता है। दूसरा जो होता है आपका फॉलिकुलर फेज, ये आपका जो चलता है ये 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक चलता है। 14वें दिन होता है ओवुलेटरी फेज होता है, जहां पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी फीमेल के माँ बनने के। और 15 से 28 दिन का जो होता है ल्यूटिन फेज होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ल्यूटिन फेज जो होता है मेरे हिसाब से ये पहला होता है, उसके बाद आपका मेंस्ट्रुअल फेज आपका स्टार्ट होता है। पर क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज को पहला माना गया तो आपने इसी तरीके से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पहला जो आता है मेंस्ट्रुअल फेज, लिखा हुआ है द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। जिस दिन महिलाओं को पहले दिन क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, उस दिन को मेंस्ट्रुअल साइकिल का या मेंस्ट्रुअल फेज का पहला दिन माना जाता है। अच्छा, ये ब्लीडिंग कब से कब तक चल सकती है, तो लगभग 3 से 8 दिन के बीच आपको देखने को मिल सकती है। पर एवरेज जो होता है वो महिलाओं में 5 दिन का होता है। पहले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, जिस समय हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके की आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर यूट्रस जो होता है सेट कर देता है इनर लाइनिंग में, और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आपका बाहर निकलने लग जाता है। अच्छा, बात करें जो आपका फॉलिकुलर फेज आता है, ये 6 से 14वें दिन तक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि एंड्रोमेट्रियम बिगिंस होता है, यहाँ पर यूट्रस में बनना स्टार्ट हो जाता है। यूट्रस वॉल्व होती है ना, तो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम। तो ये डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। होता क्या है, तो इसमें जो ब्लड होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फीमेल बॉडी में, वो इनरिच्ड होने स्टार्ट कर जाते हैं। तीसरा फेज आता है ओवुलेटरी फेज आता है, तो ये 14 से 25 दिन तक चलता है। तो इसमें क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है कि एक एग रिलीज कर देगा किसी भी ओवरी से, या तो इससे कर देगा या तो इससे कर देगा। ये फिम्ब्रे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो कहीं से भी एक एग रिलीज हो जाएगा। अब देखो, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो स्पर्म क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, ताकि बच्चा पैदा हो सके। अब देखो कंडीशन क्या होती है, अब आता है 15 से 28वां दिन जो ल्यूटियल फेज होता है, 25 से 28वां। तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मतलब एग फर्टाइल हो जाएगा अगर एग इम्प्लांट होता है। अब वो तो तभी होगा जब इंटरकोर्स होगा, किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है ना। पर अगर क्योंकि फीमेल में तो ये आपका 10 से 15 साल के बाद चलना स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर अक्योर नहीं हुआ, अगर वो क्या जाइगोट्स नहीं बने, अगर आपके क्या नहीं बने जाइगोट्स क्या होता है कि जब स्पर्म किसके साथ मिलते हैं, एग्स के साथ। तो अगर ये प्रोसेस नहीं हुई तो एग क्या करने लग जाएगा, डिसइंटीग्रेट करने लग जाएगा। और उसमें क्या होता है, आपका ब्लड भी होता है और उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट करने लग जाता है, जिससे क्या होती है आपकी ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। तो लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम लेयर बिगिंस टू सेट ऑफ। उसके बाद क्या होती है, जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, ये वाली सेट करने स्टार्ट कर जाती है। अच्छा, एक्सप्लेन जो किया जा सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक ओवेरियन साइकिल होती है, यूट्रीन साइकिल होती है। पहले हम बात करेंगे ओवेरियन साइकिल की। तो इसमें 3 फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेशन फेज होता है, ल्यूटियल फेज की बात करेंगे। तो पहला जो आपको देखने को मिलता है फॉलिकुलर फेज होता है, 114 दिन तक चलता है। ये फर्स्ट फेज होता है आपका, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि आपके जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके फॉलिकल्स, ये फॉलिकल जब आपके होते हैं, जैसे प्राइमरी होते हैं, फिर आपका सेकेंडरी होता है, फिर एक मैच्योर आता है, ठीक है ना, मैच्योर फेज आता है। फिर सेकेंडरी ओसाइट आपके स्टार्ट होते हैं, फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट में जब क्या होता है, इससे ये फट जाता है, जब ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उसके बाद एल्बिकांस, कॉर्पस एल्बिकांस वाली कंडीशन आती है। तो लिखा हुआ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रेडी टू रिलीज द एग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एग रिलीज करना है। देख लो, ये आपका क्या है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स है
उसके बाद क्या होता है कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में आपका चेंज होता है। देखो 114 दिन की बात कर रहा है ये आपका, किसमें, फॉलिकल फेज की। 114 दिन मतलब पहले दिन की बात नहीं कर रहा, 114 दिन का टाइम लगता है इसमें। सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख रहे हैं अंदर की तरफ एग बनना स्टार्ट हो गया है, तो ये रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका, इस फेज को कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन आता है। बात करें ओव्यूलेशन फेज की, जो 14वें दिन होता है एग प्रोड्यूस हो जाता है। एग क्यों लग जाता है, प्रोड्यूस होने। सेकंड फेज है 1 एग रिलीज ऑन द डे 14, एक एग रिलीज हो जाएगा, किसी भी ओवरी से हो सकता है, तो ये क्या हो गया, रिलीज ऑफ एग। बात समझ में आई। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। फिर से याद कर लेना, फॉलिक जो आपका फॉलिकुलर फेज है वहां पे कौन कंट्रोल किया जाता है, तो FSH होता है, दूसरे फेज में आपका LH होता है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। जैसे अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आपका बनना प्राइमरी आया, फिर सेकेंडरी फॉलिकल फेज आया, फिर मैच्योर जो आपका क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल होता है, वहां से जैसे एग रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है आपके कि जो आपकी फेम्ब्री ट्यूब्स होती हैं, देख रहे हो फेम्ब्री ट्यूब, कॉर्पस ल्यूटियम, ये दो कंडीशन आएंगी। कॉर्पस ल्यूटियम ये होता है यहाँ पर, और फिर आपका लास्ट में जब ये फट जाता है तो उसके बाद कॉर्पस एल्बिकांस वाली आपकी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो पीछे दिखाई थी मैंने। फिर एग बनना स्टार्ट होगा, फिर एग रिलीज होगा, तो ये चलने लग जाता है। तीसरा फेज आता है ल्यूटिल फेज। इसमें क्या होता है, ये लास्ट फेज होता है, 14 से 28 दिन का होता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, वो डी जनरेट करता है फॉलिकल्स को। ये देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, ये वाला फेज, तो ये क्या करने लग जाता है, अपने आप को डी जनरेट करने लग जाता है। देखो मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है, ये अपने आप को डी जनरेट करेगा। डी जनरेट करेगा तो उसके बाद क्या होता है कि ये सेक्रेट करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। और जैसे सेक्रेट करता है तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका बोल सकते हैं सेल डेब्रीज होती है वो भी निकलनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल से, और फिर नेक्स्ट साइकिल मानी जाती है। फिर क्या हो जाती है, आपकी दूसरी साइकिल बननी स्टार्ट हो जाती है। यूट्रीन साइकिल की अगर बात करें, 3 फेज होते हैं, मेस्ट्रुअल फेज, प्लोरिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि मेंस्ट्रुअल फेज जो आपका होता है 1 से 5 दिन के आसपास होता है, ठीक है ना। ये लगभग आपका 3 से 5 दिन तक हो सकता है, पर ये कभी कभी 8 दिन भी चला जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, लगभग 35 ml के आसपास क्या होता है एवरेज आपका ब्लड लॉस देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के तौर पर। आगे बात करें तो प्लोरिफरेटिव फेज आता है, तो ये आपका सेकंड फेज होता है यूट्रिन साइकिल का। इसमें क्या होता है कि आपका एंडोमेट्रियम बिगन फिर से डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, और डेवलप करता है तो ये कंट्रोल करता है किसको, एस्ट्रोजन को। वहीं अगर तीसरे फेज की बात करें, सेक्रेटरी फेज है, तो ये क्या होता है, लास्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है कि इस फेज में आपका जो ल्यूटिल फेज होता है वो क्या करने लग जाता है, आपका रिसेंबल होने लग जाता है ओवरिन साइकिल में, और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है इस फेज को। इसमें क्या होता है, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइज एग क्या कर देगा, रेडी हो जाएगा आपका इम्प्लांट होने के लिए, कहाँ पे, यूट्रस में। तो होप कि आपके ये समझ में आया हो और मैं बेहतर समझा पाया हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, और आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका इसका लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।